नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अब बैसाखियों पर चलेगी मोदी सरकार, प्रधानमंत्री का टूट गया है भ्रम। हार के बाद विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने कहा, सीटों में इजाफा होने के साथ आरजेडी के वोट प्रतिशत में भी हुई है बढ़ोतरी। उपेंद्र कुशवाहा की हार पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर फोड़ा ठिकरा। कहा, मनोज तिवारी का बयान बना हार का कारण। और होमगार्ड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी में लगी आग, बच गई जान, लेकिन आंख के सामने कार जलकर हो गया खाक। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। वैशाली संसदीय क्षेत्र से मिली हार के बाद राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने शनिवार को मीडिया से रूबरू होकर क्षेत्र के युवा, बुजुर्ग, महिला सहित तमाम मतदाताओं के साथ महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में राजद को 22% मत मिला है, जो स्पष्ट करता है कि जनता का समर्थन उनके साथ है। विजयी प्रत्याशी को बधाई देते हुए मुन्ना शुक्ला ने कहा कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री का भ्रम टूटा है। आज वह 2 वैसाखियों के सहारे सरकार बनाने के लिए मजबूर है। ऐसे में वे अब संविधान और आरक्षण के से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी हार की समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति पर विमर्श करेंगे। मौके पर राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। सबसे पहले आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज का प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाने का खास मकसद ये रहा, अभी सामने के चुनाव में हम लोगों को, हमारे पार्टी को, हमारे नेता को, हमारे राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे महागठबंधन को जो लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और जो इतना बड़ा वोट मिला, इसके लिए सर्वप्रथम हम तमाम वैशाली के तमाम बुजुर्ग, नौजवान, अपने वर्कर, अपने प्रखंड अध्यक्ष, अपने नेता, अपने जिला अध्यक्ष, महासचिव, अपने मंत्री, विधायक और जो भी पंचायत स्तर तक के जो हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे पार्टी के वर्कर रहे हैं, महागठबंधन के रहें, चाहे वो कांग्रेस के हों, वीआईपी के हों, सीपीआई सीपीएल माले के हों, सब कोई का शुक्रगुजार हूँ जो इतना बड़ा वोट हमको देने का काम किया, हमारे पार्टी को देने का काम किया। और हार की जिम्मेदारी मैं अपने आप पे लेता हूँ और जीतने वाले को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। और अपने पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सहयोगियों से, अपने वैशाली के तमाम वोटरों से, चाहे सहयोगी से, पार्टी के तमाम पदाधिकारी से, चाहे पंचायत स्तर तक के क्यों नहीं हो, हम लोगों का वोट का इजाफा, बहुत बड़ा वोट का इजाफा हुआ है। वोट परसेंटेज हम लोग बढ़ा है हमारा। हमारे प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा वोट हमारे आरजेडी को मिला है, 22%। इस नाते हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों का मकसद था, प्रधानमंत्री जी को 400 पार का भ्रम तोड़ना, वो टूट गया है। आज सरकार जो स्थिति में बनने जा रही है वो आप देख रहे हैं।
दो सहारे की जरूरत पड़ गई है, दो बैसाखी की जरूरत उनको पड़ गई है प्रधानमंत्री जी को। इसलिए हम लोग अपने मकसद में, संविधान बचाने में, आरक्षण बचाने में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो खतरा था उसको बचाने में कामयाब हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है और मैं ये कहना चाहता हूँ वैशाली के तमाम, मुजफ्फरपुर के भी लोकसभा के आम आवाम को कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छोड़ूंगा। अब वार्ड से लेके एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन लड़ने की काम करेगी। जनसुराज के युवा जिलाध्यक्ष सावन पांडे ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत मुजफ्फरपुर में चल रहे निर्माण कार्य में लूट मची है। शनिवार को माड़ीपुर स्थित जनसुराज के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जनता के टैक्स के पैसों का बंदर बांट हो रहा है। सावन पांडे ने कहा कि सीवरेज पर 238 करोड़ की योजना है, लेकिन निगम के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा। आरोप लगाया कि लूट में ऊपर से नीचे तक सब मिले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, नगर निगम मुजफ्फरपुर में जो अनियमितताएं हैं स्मार्ट सिटी को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है वो पूरा अनियमित रूप से चल रहा है। आप स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं, कीजिए, बढ़िया है। बरसात भी 15-20 दिनों में मानसून का आगमन हो जाएगा। आप बरसात में लड़ने के लिए आप क्या व्यवस्था करके रखे हैं? नगर निगम बताएगी तो। जगह जगह नालों को काट करके छोड़ दिया गया है, सड़कों को तोड़ करके छोड़ दिया गया है। आपको याद होगा कि विगत 1-2 वर्ष पहले एक माँ अपने बेटे का लाश आकर के इसी नगर निगम मुजफ्फरपुर में खींच रही थी बारिश में। तो क्या नगर निगम फिर से वही इंतजार कर रहा है, या महापौर नहीं चाह रही है, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट सिटी का काम कैसे होता है, या नगर आयुक्त अनजान है एक आईएएस होकर के? और उसके बाद एक और बड़ी विडंबना है कि आप देखेंगे नगर निगम में जो भी कर्मचारी लगभग 50,000 के आसपास काम कर रहे हैं, आज विगत महीने में उनका जो वेतन भुगतान हुआ है उसमें से 2-3 दिनों का भुगतान काट लिया गया है। सैलरी में से, वेतन में से 2-3 दिनों का पैसा काट लिया गया है। तो 2-3 दिनों का पैसा कौन उपयोग में लाए? ये जवाब महापौर और नगर आयुक्त दे। किस बात के लिए 2-3 दिनों का वेतन काटा गया है सभी लोगों का? क्यों कर्मचारियों के बाल बच्चे नहीं हैं? ये तो यानी कि इसको क्या माना जाए? वित्तीय अनियमितता ही माना जाए, लूट ही माना जाए, घोटाला ही माना जाए। आप देख रहे होंगे, जिला स्कूल के आसपास जाइए, नाले का निर्माण हो गया, सड़क का निर्माण हुआ, अब सड़क को तोड़ करके फिर से नाला बनाएंगे और नाला को तोड़ करके फिर से सड़क बनाएंगे। क्या उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है? शहर के बड़े हिस्से को कलमबाग और छाता चौक और घोड़िया बाजार को आप स्मार्ट सिटी से काट करके अलग रूप बना दिए। क्यों घोड़िया बाजार के लोग और छाता चौक के और कलमबाग चौक के लोग स्मार्ट सिटी में रहने लायक नहीं है क्या उनके नजर में? आप देखेंगे होटल प्रिंस के सामने छोटी कल्याणी रोड में पूर्व मेयर वर्षा सिंह जी का वो वार्ड है, और उसमें क्या हुआ कि कारी सोहेब साहब के निधि से एक कैंपस का निर्माण हुआ है। वो पूर्व में चिल्ड्रंस पार्क था और आज वो पार्किंग होके रह गया। पार्किंग किसके आदेश पे भाई? और शिलापट पे मैंने आपको दिखाया कि शिलापट पे गायघाट के विधायक निरंजन राय जी का वो नाम टंगा हुआ है। क्यों? महापौर साहिबा का इज्जत नहीं करते हैं क्या राजद वाले लोग? महापौर साहिबा जिस भी दल से हो मुझे मतलब नहीं है, वो आम जन के द्वारा चुनी गई है। आपको हमारे महापौर साहिबा का सम्मान करना होगा, चाहे आप जिस भी दल के हो। तो महापौर साहिबा का शिलापट पे नाम नहीं है, नगर विधायक का नाम नहीं है, और नगर विधायक इन चीजों को घूम घूम करके क्यों नहीं देख रहे हैं? 5 वर्ष अब खत्म होने जा रहा है। आपको सोफा पर बैठ करके जिला चलाने के लिए तो नहीं चुना गया था साहब। आप उस वक्त बहुत बीमार थे, अभी बहुत स्वस्थ हैं। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप और स्वस्थ होइए, लेकिन आपको क्षेत्र में घूमना होगा। आप रेवा रोड की ओर चले जाइए और आप देखेंगे कि लोग भारी जाम की समस्या से वहां गुजरते हैं। पार्किंग की व्यवस्था जो है रेवा रोड में बसों की वो अलग है, लेकिन नगर विधायक जाकर के बोलते भी नहीं है। सारा ठिकरा लोग अभी तक सांसद पे ही फोड़ रहा था। नगर विधायक को क्यों रखा गया? सोफा पर बैठने के लिए।
आज तक बायो टॉयलेट में तो सब कुछ साफ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, तो आज तक साफ नहीं है। मुजफ्फरपुर में बड़ा तबका जो है महिलाओं का खरीदारी करने के लिए महिलाएं आती हैं मुजफ्फरपुर में, तो महिलाओं के लिए आपने यूरिनल की कोई व्यवस्था नहीं की है। पुरुष तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? हमारी आधी आबादी है, हमारी माँ बहन है, आप कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जल जमाव का जो व्यवस्था है, आप जल जमाव से मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं है, न महापौर के पास, न नगर आयुक्त के पास, न नगर विधायक के पास। नगर विधायक को मैं बस यही बोलूंगा कि उनका 5 वर्ष जो है वो निकम्मापन में चला गया है। वो उन्होंने कुछ नहीं किया है, इस शहर के लिए, नगर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। आखिर इसका समाधान कौन? सारी जो समस्या है, इन सारी समस्याओं के जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो नगर विधायक हैं और महापौर हैं, ये इसके सारे जिम्मेवार वही हैं। हाँ, मैं यही कहूंगा उस चिल्ड्रंस पार्क के बारे में भी, उसको पुनः चिल्ड्रंस पार्क बनाया जाए और वो पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको खत्म की जाए। वो पार्किंग किसी का निजी नहीं है, या तो उसको आपको पार्किंग करना है तो आप स्टैंडिंग कमेटी से ऑर्डर पास करवाइए, उसको सार्वजनिक पार्किंग बनाइए, नहीं तो उसका पुनः पार्क बनवाइए और निरंजन राय जी का नाम पुनः हटवाइए, वहां से तुरंत हटवाइए निरंजन राय जी का नाम, हमारे नगर विधायक, हमारे महापौर का नाम वहां पे डलवाइए, वहां जो लोकल पार्षद है उनका नाम डलवाइए। ये नहीं चलेगा। गड्ढे में मुजफ्फरपुर में गड्ढे है। देखिए, मुजफ्फरपुर में गड्ढा, गड्ढे में मुजफ्फरपुर नहीं है। मुजफ्फरपुर हमारे नगर विधायक के जन्म लेने से पहले से, ठीक है, मुजफ्फरपुर को गड्ढा कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर को गड्ढा बना करके अपने घर का गड्ढा भर लिया गया है नगर विधायक के द्वारा, महापौर के द्वारा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाने के मथुरा डी के पास शुक्रवार की रात बड़ी गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंचे 112 नंबर पुलिस वाहन पर तैनात सब इंस्पेक्टर रवि रंजन कुमार ने तीनों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां हथौड़ी थाने के डकरामा निवासी 19 वर्षीय छोटे की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से जख्मी डकरामा के मीठू कुमार और मझोलिया के नीतीश कुमार को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टर ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि तीनों चालक छपरा गांव स्थित अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वो स्पॉट मृत्यु हो गया है। मेरा भाई है जी, वो बानिया जा रहा था। क्या चीज से? बाइक से। अकेले था? 3 बंदा था। 3 आदमी? जी। कहाँ पे घटना घटी? मुठराडी में। कौन थाना क्षेत्र? मीनापुर। कब की घटना है? कल शाम 7 बजे। कल शाम 7 बजे जी। आप लोग कैसे जानकारी? वो कॉल आया से मृत्यु हो गया, स्पॉट बाइक से लड़ गया है। अच्छा, जा कहाँ रहा था? चाको छपना बानिया जा रहा जी। कब शादी हुआ था? 2 तारीख को ही 2 तारीख को 2 तारीख से ही पिछाड़ी लेके जा रहा था? जी। लेके जा रहा था? नहीं, बुलाने जा रहा था। बहन को बुलाने जा रहा जी। क्या नाम है मृतक का? छोटे लाल कुमार। कितने साल के हैं? 19 साल। पिता का क्या नाम है? बेचन राम। कहाँ घर हुआ? हाँ। रास्ते में बाइक से धक्का मार दिया गया। अब पता ना क्या चीज़ से लगा। उधर से शनिचरा स्थान चौक पर से एक टेम्पो वाले आ रहे थे, वही चाको छपरा आकर बताया कि आपका रिश्तेदार आया हुआ था, उनका धक्का लग गया से 2 आदमी उसमें स्पॉट मर्डर है। एक आदमी का बाँह टूट गया हुआ है। तब यहाँ चाको छपरा से सारा लोग वहाँ जाकर देखा तो एक आदमी का स्पॉट मर्डर हो गया हुआ, मर्डर हो गया हुआ था और 2 आदमी बेहोश पड़े हुए थे। तब 2 आदमी के अथी में सीएनजी में लादकर मेडिकल भेजा गया। फिर बाद में लाश को सीएनजी में लादकर जो घायल उनका स्थिति कैसा है? उसका वही सांस सिर्फ अभी चल रहा है। क्या नाम है घायल का? मिठू कुमार और एक क्या? नीतीश कुमार। मृतक का क्या नाम है? छोटे लाल कुमार। कहाँ जा रहा था? बहन कते आ रही थी। बहन को बुलाने? हाँ। कौन गाँव? चाको छपरा। कब की घटना है? कल शाम 7 बजे की। आप कौन? शुक्रवार की रात चलती लग्जरी कार में भीषण आग लग गई।
घटना मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान पथ निर्माण विभाग कार्यालय के पास की है। गाड़ी में होमगार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर समेत 4 लोग सवार थे। सभी बाल बच गए। कार के 2 गेट जाम हो गए थे। थोड़ी देर होती तो सब जिंदा जल जाते। अरुण ठाकुर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से कार में अचानक आग लग गई और 2 गेट जाम हो गए। पीछे का गेट खोलकर सभी लोग गाड़ी से बाहर निकले। देखते ही देखते कार सड़क पर धू कर जलने लगी। सूचना मिलते कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। होमगार्ड कमांडेंट त्रिलोकीनाथ ने कहा कि घटना में कार के अलावे कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंचे काजी मोहम्मदपुर थाना के दरोगा एहरार खान ने बताया कि कार से सभी लोग सुरक्षित निकल गए थे। इधर जान बचाने पर अरुण ठाकुर भगवान को याद करते रहे। अपने डेरा बीबीगंज से अपने भरिया बाजार जा रहे थे दाढ़ी बनवाने। इसी बीच में भी चक्कर चौक के पास जो है चलती गाड़ी में एकाएक अपने आग धर लिया। भगवान को थैंक्स, बाबा विश्वकर्मा को थैंक्स। हम 4 आदमी थे, 4 आदमी बाल बच्चे। गाड़ी लॉक नहीं निकल गया? हाँ, मतलब गाड़ी में जो हमको लगा जो धुआं दे रहा है, जब अंदर में धुआं आया तो गाड़ी खड़ा करके तुरंत गाड़ी को ऑफ किए हैं। बस चारों गेट खुल गया, हम 4 आदमी खुल गए उसमें। तो तब तक तो आग धर दिया पूरी गाड़ी। अभी करीब आधा घंटा पहले मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान के पास जो है एक चलती छोटी गाड़ी में रेस्टोरेंट है, उसमें आग लग गई है। तो हम लोग को सूचना मिली और विदिन द 5 मिनट्स मेरा छोटी वाहन जो है विश्वविद्यालय थाना में रहता है वो आ गया है और फायर का जो है काम हम लोग किए। और उसके साथ साथ बड़ी वाहन जो है 4500 लीटर की जिसकी कैपेसिटी है और नई वाहन है, उसके साथ हमने इस आग को जो है सभी शमन किया है। अच्छा, कितना समय लग गया सर? टोटल लगभग तो चूँकि आग लग गई थी तो चूँकि डीजल इंजन थी तो अभी डीजल में भी टंकी में भी हम लोगों को डर था कि कहीं टंकी न ब्लास्ट करे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तुरंत सब मिला के करीब आधा घंटा तो लग ही गया है। कितनी गाड़ी लगी सर इसमें? एक बड़ी गाड़ी लगी, एक छोटी गाड़ी। पानी से नहीं होता। मैं पहले भी लोगों को संदेश भी देना चाहता हूँ, ये आग जो होती है पेट्रोल या डीजल की आग पानी से नहीं बुझती है। इसमें फोम का यूज किया गया है जो ऑक्सीजन सप्लाई को तोड़ देता है। तो जब हम लोगों ने फोम का यूज किया है तब जाके आग बुझी है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने लंबित 5 सूत्री सहित वर्तमान के कई मांगों को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि जून महीने में की गई दोषपूर्ण आवंटन में सुधार, ई-पॉस मशीन में 2020 से चढ़ा हुआ अतिरिक्त खदानों को ई-पॉस मशीन से हटाने, मोतीपुर के 12 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को समय पर खाद्यान्न आपूर्ति कराने, विक्रेताओं की दुकान पर तौल कर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों की आपूर्ति कराने और जांच के नाम पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से भय दोहन नहीं करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर रविंद्र कुमार, हीरालाल यादव, मनोज बैठा, राम बाबू पटेल, जानकी रमन शाही, महेश यादव, जगत राय एवं विनोद चौधरी सहित एसोसिएशन के कई नेता मौजूद रहे। चावल खाना युक्त देना होगा। वो धरना का कारण था कि 2020 में प्रथम बार जो कोविड का लहर आया था तो फरवरी और मार्च में हमारे जन वितरण विक्रेता के दुकान पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा रजिस्टर पर बंटवा दिया गया, जिसको डज नॉट एक्सीड दिखा रहा था। साथ ही नवंबर 2020 में जो पीएम प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो खाद्यान्न मिलना था उसके प्रशासन द्वारा डायरेक्ट चढ़ा दिया गया हमारे ई-पॉस मशीन से, जिसके कारण आज के दौर में भी हमारे ई-पॉस मशीन पर खाद्यान्न सभी विक्रेताओं को दिखा रहा है। वैसे परिस्थिति में जो हमारा आवंटन जून 2024 में हुआ है, वैसे विक्रेता जिन पर राशन दिखा रहा था, बहुत को जीरो, बहुत को चावल शून्य, किसी को गेहूं शून्य,
आवंटन किया गया है, तो हमारा प्रशासन से मांग था कि हम लगातार मांगते हम चले आ रहे हैं कि ई पॉस मशीन पर जो चढ़ा हुआ खाद्यान्न है उसको हटवाकर शून्य कराया जाए। प्रशासन नहीं सुन रही है। वैसे परिस्थिति में आवंटन जो 2024 को जून में किया गया है, जो लगभग 35% के आसपास कम है, तो विक्रेता बांटेंगे कैसे? ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने जिला प्रशासन से मांगा कि अगर ज़रूरत पड़े जिनको जीरो किया गया अतिरिक्त आवंटन मंगवा कर दिया जाए। एक दूसरा ये हुआ। तीसरा, अभी बड़ी घटना बहुत बड़ी घटी है। ये खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक्ट है, कानून बना हुआ है, उसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मिलना है। मोतीपुर में 2 तारीख को जब ये पोस मशीन, यानी कहने का मतलब मई का वितरण बंद हो गया, तो 4 तारीख को राशन मई को दिया जाता है। ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर लगभग 3000 उपभोक्ता जो हैं वो राशन से वंचित हो गए, जिसके कारण हमारे 14 डीलर पर लगातार आक्रमण हो रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है और रोड जाम कर रहा है। तो यही प्रशासन से था कि खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। गलत किया डोर स्टेप वाला, और सज़ा हमारे डीलर को 2 रुपये मिल रहा है। एक तरफ तो कमीशन उनको नहीं मिलेगा चूँकि वितरण किए हैं, और दूसरे तरफ उपभोक्ताओं से गाली सुनना पड़ रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर, इसके साथ साथ ही एक है जो हमारे बिहार लक्षित जन वितरण नियंत्रण 2016 के अंतर्गत गेहूं और चावल वितरण करने पर हमको मात्र 90 रुपया खाद्यान्न पर और 1 रुपया किरासन तेल पर कमीशन मिलना है। उसमें कहीं से नहीं लिखा गया है कि इसके अलावा भी आपको कोई काम करना है। राज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित खादी भवन में 10 दिवसीय खादी मेला का आयोजन किया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शनिवार को दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। 17 जून तक चलने वाले खादी मेला दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। मेले के पहले दिन विभिन्न स्टॉल पर खरीदों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेला में भागलपुरी सिल्क, मधुबनी चित्रकला और पारंपरिक खादी के डिजाइनर कपड़े आकर्षण के केंद्र बने रहे। मेले में विभिन्न जिलों के 120 स्टॉल लगाई गई है। साथ ही हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प स्टॉल लगाया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि खादी मेला से उद्यमी बाजार में 1200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें 50 स्टॉल राज्य की खादी संस्थाओं को आवंटित किए गए हैं, जिससे अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने और बेचने का मौका इस खादी मेला से उद्यमी बाजार में प्राप्त होगा। और बोर्ड का, खादी बोर्ड का, इससे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। खादी और उस तरह की हैंडलूम की जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के भी जो हमारे लाभुक हैं उनको भी स्टॉल्स दिया गया है। 100 से ज़्यादा स्टॉल है और ये 10 दिन तक ये मेला चलेगा। उद्यमी बाज़ार है जहाँ काफ़ी संख्या में जो हमारे विभिन्न जिलों में प्रोडक्ट्स तैयार किया जाता है उसके स्टॉल लगे हुए हैं। सभी जिला वासियों से, शहर वासियों से मेरी अपील है कि एक बार आप ज़रूर समय निकाल करके आइए, इन अच्छे प्रोडक्ट्स को देखिए और बहुत किफ़ायती कीमतों पर यह आपको उपलब्ध रहेगा। और निश्चित रूप से खादी हो या हैंडलूम के अन्य प्रोडक्ट्स हों, पावरलूम के प्रोडक्ट्स हों, जो स्थानीय स्तर पर कामगार बनाते हैं, उनका हम लोगों को उपयोग करना चाहिए और इनको इससे इनके रोज़गार के साधन में भी वृद्धि होती है और इसकी एक पहचान भी बनती है। तो इस पूरे प्रयास के लिए मैं सारे स्टेक होल्डर्स को बधाई देता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि निश्चित रूप से आप ये 10 दिन जो चलेगा हमारा ये मेला, उसमें आप समय निकाल करके आइए और जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, कुछ खाद्य सामग्री भी है, अन्य उद्यमी योजना से बने हुए प्रोडक्ट्स भी हैं, उनको निश्चित रूप से आपको अगर पसंद आए तो उसकी आप खरीदारी करिए। ऐसी मेरी लोगों से, सभी आम जनमानस से अपील भी है और मैं इस पूरे आयोजन के सफलता की कामना करता हूँ। बहुत अच्छी राज्य सरकार की स्कीम है जो पिछले कुछ वर्षों से चलाई जा रही है, जिसमें 10 लाख तक की जो है सहायता राशि दी जाती है उद्यमियों को। और जो युवक युवतियाँ जो गाँव में बैठे हुए हैं, जिनके पास अपना हुनर है, स्किल है, और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का एक जरिया है, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी और 5 लाख रुपए जो है साधारण किस्तों पर उनको वापस करना होता है। तो इसमें 1 जुलाई से पुनः इस वर्ष का जो है आवेदन देने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल रहा है और पहले भी जिन लोगों को लाभ मिला है वो लोग भी अपना जो भी लघु उद्योग है या अपने घर पे जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप और बढ़ाइए, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए, उसकी बेहतर मार्केटिंग, ब्रांडिंग करिए
तो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य है और 1 जुलाई से फिर ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा और उसमें फिर फाइनली राज्य स्तर पर चयन होता है और लोगों को, उद्यमियों को जो है सहायता दी जाती है। तो जो लोग इच्छुक हैं वो 1 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। इसमें खादी वस्त्र इसमें समाहित है क्या सर? इसमें बहुत सारा, आप डिटेल यहाँ GMDIC से बहुत सारा जो है इसमें ट्रेड है, बहुत सारी जो है विधाएं हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ दिया जाता है और डिटेल में हम लोग आपसे शेयर भी कर देंगे किस किस काम के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है उसमें अलाउ। मुजफ्फरपुर का खादी मॉल सर कब तक शुरू हो जाने की संभावना है? बता रहे हैं कि अभी वही हम लोग इसको चल के देखेंगे भी, 1 महीना में ये बता रहे हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल जो है ये बन करके तैयार हो जाएगा और इससे एक छत के नीचे इस तरह की, जैसे आप पटना का जो खादी मॉल है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है और जिस तरह से उसकी ख्याति है, उसी तरह से मुजफ्फरपुर का जो खादी मॉल है ये भी बन करके तैयार हो जाएगा और काफ़ी यहाँ पर शहर भी जो है कोई छोटा शहर नहीं है, उससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे कामगार हैं उनको भी बेहतर जो है रोज़गार का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और लोगों को भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदने में सुविधा होगी। तो हम लोग जैसा GMDIC बता रही हैं कि 1 से 1.5 महीने में बन जाएगा और इस साल के अंत तक उम्मीद कर रहे हैं हम लोग ये चालू भी। उपेंद्र कुशवाहा की हार पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला महासचिव दिलीप कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि भाजपा नेता की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई है। दिलीप कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया है। यूं कहें, इन नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देशों की अवहेलना की है। इतना ही नहीं, पवन सिंह पर मनोज तिवारी का बयान देने से बचना उपेंद्र कुशवाहा की हार का मुख्य कारण बन गया। जिला महासचिव ने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से एक टीम गठित कर बिहार के कई सीटों पर हुई हार की जांच कराने की मांग की है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे और उनके यानी कि एक साजिश के शिकार हुए हैं और एक तरह से जो है सो वहाँ से पवन सिंह जो खड़ा हुए, तो उसका कहीं ना कहीं फैक्टर ये है स्पष्ट यानी कि दिख रहा है। जो आप फिल्म इंडस्ट्री के यानी कि मनोज तिवारी और ये विनय बिहारी, जो इनको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के भी आदेशों का अवहेलना किया गया है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी यानी कि वर्कर हो या नेता हो, उनके द्वारा यहाँ जो है सो चूक हुई है। तो इस पे हम मांग करते हैं जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, आदरणीय JP नड्डा जी से मैं मांग करता हूं जो वहां एक केंद्रीय टीम का गठन हो और काराकाट लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जो ये चुनावी जो रंजिश हुई है और उसके ठीक अगल बगल की उसके जिला जो जैसे सासाराम हो गया, बक्सर हो गया, आरा हो गया, तो इन सभी मगध के जो सीटों पर जो ये NDA की हार हुई है, तो इस पे एक समीक्षा बैठक करने की ज़रूरत है और जांच कमेटी बना करके, और यह उद्देश्य क्या है, ये जैसे कि यहाँ NDA की जो हार हुई है इसका कारण क्या है, इसकी स्पष्ट यानी कि होनी चाहिए। और आगामी 2025 लोक विधानसभा जो चुनाव है उस पर हम लोग किस तरह से पूरे मजबूती से NDA यानी कि बिहार में सरकार बनाएगी और आगे की रणनीति यानी कि तैयार करना है। तो इस पे केंद्रीय नेतृत्व को यानी कि संज्ञान अविलंब लेना चाहिए और पूरे मजबूती के साथ हम लोग NDA के साथ हैं और 2025 की चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। बिहार में पूर्ण बहुमत से NDA की सरकार भी बनेगी। तो यही हमारा मांग है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ नए लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही बिहार में 2025 में विधानसभा का निर्वाचन होना है। अब राजनीतिक दल ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। इस बीच व्यावसायिक एवं उद्योग की समस्याओं के निदान के लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकते हैं, इस विषय पर सामूहिक विचार विमर्श करते हुए एक ठोस निर्णय लेने को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुक्त चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चैम्बर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि मुक्त चिंतन शिविर का उद्देश्य यह है कि सभी उप समिति के सदस्य एवं पदाधिकारीगण एक छत के नीचे एकत्रित होकर वाणिज्य एवं उद्योग परिषद हित, व्यवसायिक हित, लोक हित एवं सामाजिक विषयों के साथ साथ इस परिक्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सामूहिक रूप से अपने विचारों एवं सुझावों का आदान प्रदान करते हुए ठोस निर्णय लिया जा सके।
देखिए, ये चिंतन शिविर जो है, क्योंकि हम लोगों का संगठन उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद निरंतर व्यवसायियों के, उद्यमियों के और आम शहरी के जनजीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमारा संगठन जो है लगातार काम करता रहता है। हम लोग इस चिंतन शिविर के माध्यम से अपने सदस्यों की जो मन की भावनाएं हैं वो जानने का प्रयास करते हैं कि हर चीज का विशेषज्ञ कोई एक व्यक्ति हो नहीं सकता। तो जब बड़ा चिंतन शिविर होता है, जब उसमें 100, 200, 50 लोग आते हैं, तो सब लोग जब अपनी भावनाओं को रखते हैं और उन भावनाओं को संकलित करके उसके बाद अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर निर्णय निकल के सामने में आता है। तो हम लोगों का ये प्रयास होता है कि जो भी निर्णय हो वो सर्वसम्मति से सबके विचारों को सामंजस्य करते हुए जो व्यवसाय हित में हो, उद्योग के हित में हो, वो लिया जाए। उसी क्रम में ये हमारा चैम्बर का तीसरा मुक्त चिंतन शिविर है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो 19 उप समितियां हैं, तो हम लोग 19 और यह जानने का प्रयास करते हैं कि उनके उप समितियों के द्वारा हम यहाँ व्यवसायियों के लिए, उद्यमियों के लिए या आम लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। उस सभी लोगों का विचार जानने के बाद हम लोग जो सभापति के अलावा भी जो अन्य लोग उपस्थित हैं, हमारे सदस्य, उनसे भी हम लोग बारी बारी से उनके मन की बात को जानेंगे, उस बात पर चिंतन करेंगे और चिंतन करने के बाद जो एक निष्कर्ष निकल के आएगा उसके ऊपर हम आने वाले अगले 6 महीने में हमारा चैम्बर जो है, परिषद जो है, वो काम करेगा। नई सरकार का गठन हो रहा है, क्या उम्मीद है? हम लोग परिषद ये उम्मीद करता है कि इस सरकार जो बन रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह सरकार जो होगी वो सर्वसम्मत सरकार होगी। तो जब सर्वसम्मति की जब सरकार होगी तो निश्चित रूप से जो चीजें हैं, जैसे कि एक हम लोगों का इनकम टैक्स में एक प्रावधान आया व्यवसायियों के लिए 45BH, उससे हम लोगों को, व्यवसायियों को बड़ी परेशानी है। हम लोगों ने जो है सो सरकार को उस समय भी बतलाया कि भाई यह जो आपने नियम लगाया है, इस नियम से बहुत ही कठिनाइयां हो रही हैं और सरकार को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो इस नियम को समाप्त करने की आवश्यकता है। जिला परिषद सदस्य आसिफ इकबाल ने कहा है कि मुजफ्फरपुर मड़वर अंचल के सभी राजस्व कर्मचारी के यहां अवैध तरीके से 2 से 3 प्राइवेट स्टाफ है, जो अंचलाधिकारी और कर्मचारियों के नाम पर दाखिल खारिज, जमाबंदी, खाता खेसरा का सुधार करने के नाम पर ग्रामीणों से 3 से 30 हजार तक का अवैध वसूली करते हैं। साथ ही सरकारी फाइल और जरूरी कागजात का दुरुपयोग भी करते हैं। आसिफ इकबाल ने शनिवार को सीओ से मिलने का भी प्रयास किया। कार्यालय में मुलाकात नहीं होने पर मोबाइल पर बातचीत कर इस तरह की अवैध वसूली पर रोक लगाने की बात कही। आसिफ इकबाल ने कहा कि अंचलाधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत करने से भाग रही हैं, बात नहीं करना चाहती हैं। जिला परिषद सदस्य ने बीडीओ से मिलकर इसकी लिखित शिकायत भी की। कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। सीओ बीडीओ से मुलाकात करने जाने वालों में आसिफ इकबाल के साथ रमेश राम, मोहम्मद बिलाल, अमरेश कुमार, मोहम्मद जाहिद, रोशन रिजवी, चंदन गुप्ता, राकेश शाह, संजय यादव, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद अमानत ताहिर सहित दर्जनों ग्रामीण रहे। कि मामला ये है कि हमारे मरवन प्रखंड के अंचल के जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं, सभी जगह 2 से 3 प्राइवेट स्टाफ ये दलाल के रूप में इन लोगों ने बहाली किया, जो अवैध तरीके से इनका काम है कि किसी के जवाबंदी के नाम पर तो या किसी के फिर कोई ना कोई मामला फंसा कर उनसे दाखिल खारिज के नाम पे तो 3,000 से लेके 30,000 रुपये का मांग करते हैं कि कर्मचारी मैम मांग रही है या कर्मचारी मांग रहा है या सीईओ मैम मांग रही है, सीईओ मांग रहा है। तो ये दलाल के माध्यम से कलेक्शन का खेल चल रहा है ये मरवन प्रखंड के अंचल में। और जो प्राइवेट स्टाफ को हम लोग का मांग है कि प्राइवेट स्टाफ को यहाँ से हटाएं लोग,
चिन्हित करें प्राइवेट स्टाफ की बहाली हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल बहाली नहीं हुई, अवैध तरीके से रखे हुए। कहाँ से आ गया हो? इसलिए इनको हम प्राइवेट स्टाफ कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सरकारी पेपर को छूता है, इधर उधर करता है, तो इसको प्राइवेट स्टाफ है नहीं। इतने ये तो करीब बहुत दिनों से चल रहा था, इतने दिनों के बाद आपको याद आया? इतने दिनों तक इसलिए कि मेरे कानों तक ये बात नहीं पहुंची थी और मुझे जानकारी, जनप्रतिनिधि है और सजग जनप्रतिनिधि है, तो आपके कानों तक बात क्यों नहीं पहुंची? बिल्कुल नहीं पहुंच पाई थी। 1 साल से हमें ये जानकारी मिली है कि कहीं कहीं, लेकिन आज हमको क्लियर हो गया कि नहीं, सारे हल्का में ऐसे ऐसे दलाल खड़े हुए हैं। और तब मैं जाके या अंचल अधिकारी से मौखिक इससे पहले 2-3 बार बात कर चुके हैं और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आज के बारे में उनसे था कि बात करना है, बैठक करना है, लेकिन अंचल अधिकारी आज भी नहीं आई है। हफ्ता में 2 से 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं आती है, ताला लगा रहता है। आज भी देख लीजिए, उन्होंने बुला लिया लेकिन ताला लगा हुआ है, कभी यहाँ पहुँचती नहीं है और हमेशा कोई ना कोई बहाना लगाकर ये क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेट दलाल इन्होंने एजेंट रखा है उसको जल्द से जल्द इनको हटाए। हम लोग 1 सप्ताह का समय दिया है, या तो हटाए या तो अस्थायी रूप से उनकी बहाली करें। मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों का धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कई संगठनों का इन्हें समर्थन भी मिल गया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखंड भारत पुरोहित महासभा, सेवादार मंच सहित कई अन्य संगठन धरना में शामिल होकर पुजारियों की मांग का समर्थन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी भरतिया ने बताया कि मंदिर न्यास समिति के सचिव को बाबा में जरा भी आस्था नहीं है। जिन्हें बाबा में आस्था नहीं है उन्हें न्यास समिति का पदाधिकारी बनना कहीं से उचित नहीं है। वहीं अखंड भारत पुरोहित महासभा के संस्थापक पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि मंदिर की समस्या पर न्यास समिति तुरंत संज्ञान ले और विवाद को शांत कर सुचारू रूप से पूजा पाठ की सुविधा शुरू कराए। मौके पर वैद्यनाथ पाठक, संतोष पाठक, अभिषेक पाठक, सन्नी पाठक, अविनाश साई सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंदिर की व्यवस्था सुव्यवस्थित करनी होगी। न्यास समिति है, किसी तरह किसी से वार्ता उठता कोई वार्ता नहीं, कोई पूछने भी नहीं आया कि बाबा आप लोग मरे कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तक जिला प्रशासन या कोई भी या उनका एक बंदा भी आता पूछने कि बाबा आप लोग क्यों बैठे हुए धरना पर, क्या मांग है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जारी रहेगा। आप भूखे मर रहे हैं, खा रहे हैं, ब्राह्मण की कमाई तो होता है, पूजा पाठ कराएंगे तो खाएंगे। 4 दिन से बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं आ रहा है। लड़ाई जारी रहेगा, एकदम जारी रहेगा। कौन संगठन है, क्या कुछ रहेगा? मेरा संगठन का नाम है अखंड भारत पुरोहित महासभा, अध्यक्ष हुए। हमारा सबसे पहले मांग है मंदिर कमेटी के द्वारा यथाशीघ्र पूजन पाठ यहाँ प्रारंभ किया जाए, शुरुआत किया जाए, क्योंकि यह कहीं से भी उचित नहीं है पूजा पाठ बंद होना। यह गलत संदेश मंदिर के द्वारा यहाँ से जा रहा है। जितना जल्द हो सके यहाँ सुचारू रूप से पहले की तरह पुनः यहाँ पूजा पाठ या यहाँ की जो भी विधि व्यवस्था है वह फिर से शुरुआत किया जाए। अन्यथा सारे संगठनों के द्वारा, आम भक्तों के द्वारा मिलकर हम लोग आगे भी कार्रवाई करने की भी योजना बना रहे हैं। जिस तरह ऑडियो वायरल हो रहा है अध्यक्ष का पंडितों को धमकाने का, उसको किस तरह से? यह आपत्तिजनक है। यह किसी ऐसे ऑफिसर के द्वारा यह शब्द, यह भाषा कहीं से भी उचित नहीं है, यह अनुचित है। इस तरह का भाषा प्रयोग कहीं से भी मान्य नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। इनकी मांगों को समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ब्राह्मण देवताओं का अपमान किया जा रहा है। जो ब्राह्मण देवता हम तमाम सनातनियों के लिए भगवान और भक्त के बीच में एक माध्यम स्वरूप हैं, जो इस धरती के उत्पन्न से लेकर धरती के विनाश काल तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण देवता ही हमारे हैं जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और वैसे ब्राह्मण देवताओं का इस प्रकार से अपमान किया जाना, यह बर्दाश्त के बहुत ही प्रकाष्ठा को हम लोगों को ये कर रहे हैं। साथ ही साथ और क्यों कर रहे हैं इसकी भी बात को समझिए। ये ब्राह्मण जो सेवित परिवार हैं, ये भक्तों की आस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मंदिर के जो सचिव हैं उन्हें बाबा में जरा भी आस्था नहीं है। जिन्हें बाबा में आस्था नहीं हो उन लोगों को यहाँ का न्यास समिति का पदाधिकारी बनना कहीं से भी यथोचित नहीं है। और दूसरी तरफ बार बार ये संज्ञान में आता है, अखबार में भी आता है कि मंदिर के भक्तों के द्वारा, बाबा के भक्तों के द्वारा
जो रुपए चढ़ाए जाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो इनकी लापरवाही के कारण, उस पैसे का इनको जरा भी दर्द नहीं है। इनकी लापरवाही के कारण लाखों रुपए सड़ गए। यह देशद्रोह है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इससे पहले देखा गया था कि कई विकास कार्य होते थे, शिविर लगता था, वो सब बंद हो गया इनके अध्यक्ष बनने के बाद। आप जो क्लिपिंग मैं सुन रहा हूँ, देख रहा, कई जैसे कई एक क्लिपिंग वायरल हो रही है, उस क्लिपिंग के वायरल होने के बाद अब कुछ भी समझने और शोध करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आईने के तरह साफ है कि एक व्यक्ति, ठीक है, वो IAS हो गए, लेकिन जिस व्यक्ति की भाषा ऐसी है, जिसकी मानसिकता ऐसी है, जो कि जैसे कॉलेज, स्कूल कॉलेज में छोटे छोटे जो लड़के पढ़ाई नहीं करने वाले हैं वो गुटबाजी करते हैं, वैसे ग्रुप बना के बोलते हैं कि पाला बदल लेने वाले मेरे पाले में आ जाओ, अब मेरे पाले से बाहर मत जाना, है ना। ये कहना अगर मेरे पाल से बाहर जाओगे तुम्हारा यह हाल कर देंगे, इस टाइप की बात तो ये बड़ा निंदनीय और बड़ा जिसको कहते हैं कि डिस्गस्टिंग, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। और ये सुनकर कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई भी आदमी है वो तो बड़ा हतप्रभ रह जाएगा और कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्यक्ष जो है इनके ये वायरल जो क्लिप है, ऑडियो क्लिप, यही सब कुछ कह देने के बारे में काफ़ी है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।